मुफ्त की सौगात की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता रहा है कि क्या मुफ्त की सौगात की सियासत सही है? क्या ये हमारे प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ है? इसे लेकर काफ़ी बहस होती रही है, लेकिन ये महसूस किया गया कि मुफ्तखोरी की आदत के आरोप के बावजूद मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाएं प्रभावी साबित हुई। वहीं अब राजनीतिक दलों ने नकदी देने का खेल भी शुरू कर दिया है। ऐसे में चुनावी सौगात की सियासत देश को कहां से कहां तक ले जाएगी, ये चिंता का विषय तो है। हालांकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की यदि बात हम करें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित होते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर अन्न को लेकर योजना हो या घर को लेकर योजना हो, लोग लाभान्वित हुए हैं। इन्हें मुफ्त की सौगात नहीं कहा जा सकता, अब विकास का कार्य भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात तब बिगड़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है लेकिन लैपटॉप बांट दिया गया, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है लेकिन अन्य तरह के साइकिल और तमाम चीज़ें देकर आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। या फिर बेवजह के जब हम वायदे करते हैं, नेताओं के द्वारा जब हम बेवजह के वायदे सुनते हैं, तब ये चिंता का विषय हो जाता है कि क्या वाकई ये सब कुछ हमारे प्रजातंत्र के लिए सही है। मुफ्त की सौगात को बुद्धिजीवी पसंद करें या ना करें, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। सबसे पहले दक्षिण भारत से चुनावी सौगात की रस्म की शुरुआत हुई थी। 1961 में डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई ने तमिलनाडु में चावल पर सब्सिडी का ऐलान किया था, तो एआईएडीएमके नेता एमजी रामचंद्रन ने स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की थी। इसके बाद तो मतदाताओं को टेलीविजन, मिक्सी, मंगलसूत्र, साड़ी, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर और लैपटॉप वगैरह देने का चलन शुरू हो गया। तमिलनाडु की जे ललिता ने अम्मा कैंटीन और महिलाओं को तोहफे के लिए मशहूर हुई। जयललिता ने 20 किलो चावल और शादी के वक्त कन्याओं को 25,000 नगद और 4 ग्राम सोने के मंगलसूत्र देने के वायदे पूरे भी किए। और अब तो दक्षिण की सियासत मुफ्त की सियासत के लिए पहचानी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की वाम मोर्चा की सरकार के समय चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि घर के बुजुर्ग बैठक में इत्मीनान से हुक्का तभी गुड़गुड़ा सकते हैं जब उनके खाते में 100 रुपये डाले जाएं, ताकि घर में सब उनकी इज्जत करें। बहरहाल ताऊ देवीलाल ने उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत की। फिर तो दक्षिण के सौगात वाले मॉडल के देशों के कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी ने अपना लिया इसे। तो कांग्रेस ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में किसान कर्ज माफी, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया। वहीं नरेंद्र मोदी के चुनावी मुद्दे तो आज भी खासे चर्चे में हैं। पीएम मोदी की 2019 में दोबारा कामयाबी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना को श्रेय दिया जाता है। और अब तो आईफोन, स्कूटी और साइकिल देने जैसे वादे किए जा रहे हैं। हमारी पहली प्रतिज्ञा टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी। दूसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा बिजली बिल सबका हाफ। पांचवी प्रतिज्ञा दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा 20 लाख को सरकारी रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने तो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप देने तक का वादा कर डाला। हालांकि इन मुफ्त के वादों से बहुत कामयाबी मिलती है कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी, बल्कि कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन इस तरह के वादों से राजनीति को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाता, बल्कि बड़े बड़े वादों से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है और राज्यों की सरकारों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है।
इस तरह तरह के लोक लुभावन वादों का मामला अदालत तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने एक फैसले में इस तरह की प्रवृत्ति को अनुचित माना था। अदालत ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स मामले में अपने फैसले में इस तरह की प्रवृत्ति को अनुचित माना था। न्यायालय ने कहा था कि चुनाव घोषणा पत्रों में मतदाताओं से किए गए वादे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं होते हैं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुफ्त में रेवड़ियां देने के वादे समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं। इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता में एक नया उपबंध शामिल किया था, जिसमें मतदाता को प्रभावित करने वाली तमाम घोषणाएं करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मुफ्त के तोहफों के अलावा न्यूनतम आय से जुड़ी योजनाओं को लेकर अर्थशास्त्रियों की एक अलग धारणा भी है। कांग्रेस की न्याय नाम की यूनिवर्सल इनकम स्कीम को बनाने में मशहूर फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने काफ़ी मदद की थी। इसके अलावा अर्थशास्त्री लुकास चांसेल, अभिजीत बनर्जी और नितिन कुमार भारती ने भी सहयोग दिया, जिन्होंने साथ में मिलकर भारत में बढ़ रही आर्थिक असमानता पर भी अलग से अध्ययन किया। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ब्राज़ील में ये योजना काफ़ी असरदार साबित हो रही है। वहीं ब्राज़ील, फिनलैंड, कनाडा, फिलीपींस जैसे देशों में अपने यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अलग अलग नामों से लागू किया गया। इनका मानना है कि अगर हर हाथ में कुछ ना कुछ पैसे होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी और कुल मिलाकर तरह तरह के टैक्सों से सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। इस पर सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से? तो कहा जा रहा है कि योजना लागू होने से खरीदारी बढ़ेगी, उद्योग धंधे विकसित होंगे, सरकार हाई इनकम ग्रुप वाले सुपर अमीरों पर टैक्स बढ़ा सकती है, कई मौजूदा योजनाओं को बंद किया जा सकता है, अनप्लान्ड खर्चों में कटौती की जा सकती है, या फिर आय होने की संभावना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लिया जा सकता है। यहाँ तक कि सूचना क्रांति के बाद सरकार के पास आए नए आर्थिक संसाधनों जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी जैसे तरीकों से भी पैसे जुटाए जा सकते हैं। बहरहाल गांव बनाम शहर की सोच से बाहर निकलकर पूरे देश के विकास के नज़रियों से देखने की ज़रूरत है, ताकि चुनाव जीतने के मकसद के बजाय आम भोली जनता को भीख बांटने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अंशुमन त्रिपाठी, APN। हालांकि ये सच है कि दुनिया के संसाधन 1% लोगों के पास सिमटते जा रहे हैं। ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था संसाधन विहीन लोगों को भी बराबर का मुकाबला करने की बात करती है। गैर बराबर के लोगों के बीच मुकाबला बराबर का कैसे हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, खासकर जब हमारा संविधान सबके लिए समता, समानता, न्याय के अवसर देने की बात कहता हो और विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता हो। दरअसल विकास का सही अर्थ आर्थिक विकास के साथ साथ समाज का विकास करना भी है। ऐसे में मुफ्त की सौगात भले ही चुनाव जीतने का एक हिट फॉर्मूला या शॉर्टकट फॉर्मूला बन चुका हो, लेकिन ऐसी योजनाओं की ज़रूरत हमारे देश में तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा देश और हमारा पूरा समाज आर्थिक आज़ादी नहीं पा लेता। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि इन चुनाव में मुफ्त की सौगातों की घोषणा सुनकर हमारे मतदाता वोट नहीं डालेंगे, बल्कि उन लोगों को चुनने की कोशिश करेंगे, उन दलों को चुनने की कोशिश करेंगे, उन प्रतिनिधियों को चुनने की कोशिश करेंगे जो ज़मीन पर काम कर रहे हों, जो सरकार की योजनाओं को वाकई अमल में ला रहे हों, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हों, जो समाज के विकास की काम कर रहे हों, समाज के विकास के कार्य कर रहे हों और समाज के विकास की बात करते हों और उसके लिए प्रतिबद्ध हों। इसी उम्मीद में कि मतदाता जागरूक रहेगा और ये जो हवाई वायदे हैं, ये जो बातें हैं, इन बातों का बहुत सार नहीं होता, इससे बहुत भला नहीं होता, ये समझने की कोशिश करेगा।